जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एक जीएस जीके का दमदार सेशन, जिसमें हम देखेंगे अग्निवीर, सीआरपीएफ, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम या फिर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, इनमें जो जीएस जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आज हम टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर रहेंगे। और जुड़ना ना भूलें हमसे प्रतिदिन शाम 8 बजे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर पर। ठीक है साथी, आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे। मुश्किलों से कह दो उलझा न करें हमसे, हमें हर हाल में जीत जाने का हुनर आता है। समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन हम समस्याओं से लड़ेंगे और उनका सामना करेंगे और आखिर में क्या करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कह रहा है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। क्या कह रहा है साथी? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा किस महादेश से होकर गुजरती हैं? यानी कि उसके कहने का मतलब है ऐसा कौन सा महाद्वीप है या फिर महादेश, महाद्वीप को ही हम महादेश कहते हैं, जिनसे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्या हो जाएगा सर? बहुत आसान क्वेश्चन था। जो भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है और मकर रेखा है, तीनों की तीनों कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका से गुजरती हैं। सर पृथ्वी की दृष्टि में देखा जाए इन रेखाओं को, तो आप देखेंगे पहली तो आपकी हो जाएगी यहाँ पर अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा साथी? अंटार्कटिक रेखा। उसके अलावा आती है मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। सॉरी, कर्क रेखा आती है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है। इसके बाद आती है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं और विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री होती है। इसके अलावा नीचे आती है आपकी मकर रेखा। इसके अलावा अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसी के नाम पर एक रेखा है, अंटार्कटिका रेखा। तो सबसे पहले तो हमने देखा 66 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ, इसे क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा कहते हैं। इसके अलावा 23 सही 1/2, 23 सही 1/2 नॉर्थ, इसे क्या कहते हैं? इसे हम कैंसर लाइन या फिर आपकी कर्क रेखा कहते हैं। इसके अलावा 0 डिग्री होता है जो कि भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा होता है। इसके अलावा आपका 23 सही 1/2 साउथ होता है, जिसे हम मकर रेखा या कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके अलावा लास्ट होता है 66 सही 1/2 साउथ, इसको हम अंटार्कटिका रेखा कहते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, जियोग्राफी के अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इन्हीं तीनों में एक महाद्वीप स्थित है यहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप, जिससे आपकी कैंसर लाइन और भूमध्य रेखा और आपकी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा तीनों के तीनों गुजरती हैं। किस महाद्वीप से सर? तो अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा सर भारत की बात की जाए तो भारत 23 सही 1/2 डिग्री नॉर्थ जो कि 2 हिस्सों में बांटती है भारत को, ये आपकी कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। और ये भारत के कितने राज्यों से निकलती है? तो आप सभी को पता होगा, नहीं होगा पता तो याद रख लेंगे, 8 राज्यों से निकलती है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की देखी जाए तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इस तरह से यहाँ पर स्थित है, जहाँ पर आपकी 2 रेखाएं निकलती हैं, 0 डिग्री और इसके अलावा 23 सही 1/2 डिग्री साउथ, यानी कि आपकी मकर रेखा और भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से निकलती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका मकर रेखा पर स्थित है। कहाँ पर? मकर रेखा पर स्थित, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। और आपका भारत कहाँ पर स्थित है? तो इस तरह से कर्क रेखा पर स्थित है, याद रखेंगे। अच्छे क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से, भारत से कर्क रेखा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 2 रेखाएं जिनमें आपकी भूमध्य रेखा और मकर रेखा, और ऑस्ट्रेलिया से केवल आपकी मकर रेखा निकलती है। इनको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है साथी आपसे, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में अगर देखा जाए तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? तो ये तंबाकू वगैरह सबसे ज़्यादा बेचता है चीन। कौन बेचता है? चीन। तो विश्व में तंबाकू उत्पादक में पहला स्थान किसका हो जाएगा साथी? चीन का हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद रख लेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चीन आपका क्या करता है? विश्व में सर्वाधिक तंबाकू बेचता है। अगर सेकंड स्थान की बात की जाए तो सेकंड स्थान पर हम लोग
विश्व में तंबाकू बेचते हैं, यानी कि भारत वाले। सेकंड स्थान पर भारत के लोग सर्वाधिक तंबाकू बेचते हैं। अफ्रीका की बात की जाए तो अफ्रीका सर्वाधिक मक्का बेचता है, क्या करता है, यानी कि मक्का का उत्पादन करता है, ठीक है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन चीन करेगा, भारत सेकंड स्थान पर करता है, और यूएसए सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करता है, इसको भी याद रख लेंगे। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, ये आपका दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी देश है, इसको भी याद रखेंगे। यहीं पर गांधी जी गए थे अपने उसके दौरान, जब उन्होंने वकीली सीखने के बाद, वकालत सीखने के बाद दादा अब्दुल्ला के केस में गए थे 1893 में गांधी जी। उसके बाद वहाँ बहुत सारे कार्यक्रम किए, उसके बाद फिर भारत आए। तो यही वो आपका दक्षिण अफ्रीका था जहाँ पर गांधी जी गए थे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चीन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है डाक टिकट में दिखाई देने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, यानी कि जो भारत सरकार डाक टिकट जारी करती है, इनमें भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जिनको उसमें दर्शाया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे मीराबाई के बारे में। किसके बारे में, मीराबाई, जो कि अब भक्ति काल की एक प्रमुख कवयित्री थी, और आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न रहती थी, याद रखेंगे। आपने गाने कई बने होंगे, इन पर आपने सुने होंगे। मीराबाई जी भक्ति आंदोलन की प्रमुख कवयित्री थी, और इनको पहली बार किस में दिखाया गया सर, तो याद रखेंगे डाक टिकट में दिखाया गया। और डाक टिकट में कब दिखाया गया, क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आप लोग याद रख लेंगे इनको पहली बार 1 अक्टूबर, कब सर, 1 अक्टूबर 1952 को इनको पहली बार डाक टिकट में दिखाई जाने वाली भारत की प्रथम महिला बनी थी, स्वतंत्र भारत की, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। इंदिरा गांधी के बारे में सबको ही जानता होगा, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। और सरोजिनी नायडू की बात करें तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस इनके जन्म दिवस पर मनाते हैं। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर, ठीक है, याद रखेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में अभी आपने सुना होगा, झांसी की एक वीरांगना थी जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो डाक टिकट पर दिखाई जाने वाली प्रथम महिला हो जाएंगी आपकी मीराबाई, ठीक है, याद रखेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा की कवि, भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न कह रहा है किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है, यानी कि जब पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होती है तो यह घटना एपीहीलियन कहलाती है, यानी कि इंग्लिश में इसको एपीहीलियन और हिंदी में इसको सर कहते हैं अपसौर, क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसको अपसौर कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे, अपसौर, इसको एपीहीलियन कहते हैं, और इसके अलावा होता है उपसौर। ये 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसको कहते हैं साथी पैराहीलियन, क्या कहते हैं, पैराहीलियन, ठीक है, याद रखेंगे। पैराहीलियन और एपीहीलियन इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। अगर पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी की बात कर दी जाए, जैसे आपका यहाँ पर सूर्य है और पृथ्वी आपकी इस तरह यहाँ पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर, इतनी दूर, बहुत दूर स्थित है, ठीक है। इस घटना को क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे इसको एपीहीलियन कहेंगे, यानी कि अपसौर कहेंगे। और सर यह घटना कब होती है, तो याद रख लेंगे 4 जुलाई को होती है। कब होती है सर, 4 जुलाई को होने वाली ये घटना है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो इस तरह से इस दूरी को क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं उपसौर, यानी कि पैराहीलियन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रख लेंगे, पैराहीलियन, उपसौर कहते हैं। और यह घटना आपकी 3 तारीखों में हो सकती है, 2 से लेकर के 5 जनवरी के बीच में ये घटना हो सकती है, ठीक है, 2 से लेकर के 5 जनवरी के बीच में यह घटना हो सकती है, जो कि आपकी उपसौर की होती है, जो पैराहीलियन होती है। तो इसका आंसर आप इस हिसाब से 3 जनवरी लगा लेंगे, ठीक है। तो हमसे पूछा सर्वाधिक दूरी पर, सर्वाधिक दूरी की बात की जाए, देखो यहाँ पर हमने सर्वाधिक दूरी देखी, तो दूरी के हिसाब से ये घटना हो जाएगी 4 जुलाई को, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जुलाई। इसको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करती है। जो पंचायती राज प्रणाली होती है, इसके अंतर्गत जो स्थानीय संस्थाएं होती हैं सर, इनमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो वो नहीं करती हैं। अच्छा प्रश्न है, आप इसको याद रख लेंगे। अगर बात करें कौन सी संस्था, देखो स्वास्थ्य की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा हमारे गाँवों में क्या बनाए जाते हैं, अस्पताल बनाए जाते हैं। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये पंचायती के हिसाब से अस्पताल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बनाए जाते हैं, यानी कि होता है ये कार्य पंचायत के द्वारा। इसके अलावा शिक्षा में आपने देखा होगा सरकारी स्कूल भी होते हैं सर, क्या होते हैं, सरकारी स्कूल। और आपने देखा होगा जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए कुछ
महिलाओं की नियुक्ति की जाती है जिन्हें आशा बहू कहते हैं, या फिर आंगनबाड़ी से वो महिलाएं आती हैं जन्म मृत्यु पंजीकरण के लिए। तो ये भी आपका ग्राम पंचायत में होता है। शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल और गाँवों में अस्पताल भी खुलवाए गए हैं। और जो कानून व्यवस्था होती है सर, कानून व्यवस्था ये इसके अंतर्गत नहीं आती है ग्रामों के अंतर्गत। और वही क्वेश्चन हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो गाँव जो पंचायती राज प्रणाली है इसके संस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानून हो जाएगा। देखो, हालांकि पहले के ज़माने में पंच लोग जो होते थे, सरपंच लोग, वो क्या करते थे, 5 लोगों की बैठक बुलाते थे और कोई अपराध हो जाता था उसको सजा देते थे। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। ऐसी अब प्रावधान भारत सरकार के द्वारा थाने पुलिस चौकियाँ बनाई गई हैं। इस हिसाब से कानून की व्यवस्था आपका गाँव के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून की व्यवस्था। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से खिलजी वंश का शासनकाल क्या था? साथ ही आपसे पूछा खिलजी वंश का शासनकाल क्या था। तो सबसे पहले तो बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के वंशों की। अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो इस पर कुल 5 वंशों ने शासन किया है। कितने वंशों ने? साथ ही दिल्ली सल्तनत पर आपके 5 वंशों ने शासन किया है। ठीक है, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत पर कितने लोगों ने शासन किया है सर? तो याद रखेंगे 5 लोगों ने। और इनमें से 5 वंश कौन कौन से थे? तो सबसे पहला आता है गुलाम वंश या मामलुक वंश। कौन सा साथी? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुलाम वंश या मामलुक वंश। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1290 तक। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने इसके अंतिम शासक को मारकर खिलजी वंश की स्थापना की। तो याद रखेंगे 1290 से 1320 तक। यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, खिलजी वंश का शासनकाल। इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और खिलजी वंश का एक प्रतापी राजा बनता है, सुल्तान बनता है, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, जिसकी पंचायती राज प्रणाली बहुत ज़्यादा फेमस रही। तो खिलजी वंश के हिसाब से देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1290 से 1320। लेकिन सर 1320 से 1414 तक कौन सा वंश रहा? तो याद रखेंगे तुगलक वंश। कौन सा सर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सर याद रखेंगे तुगलक वंश आपका 1320 से 1414 तक रहा। इसके अलावा 1451 तक आपका सैयद वंश रहा। कौन सा? सर सैयद वंश। इसके अलावा एक और वंश रहा है जो 1451 से 1526 तक चला था। कब तक? 1451 से 1526 तक चला था। इसका नाम था लोधी वंश। तो इस प्रकार से 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। कौन कौन से थे? सबसे पहला तो आपका गुलाम वंश हो जाएगा। गुलाम वंश के अलावा दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश। चौथा आपका सैयद वंश। और 5वां लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी, इसको भी याद रखेंगे। और सैयद वंश की स्थापना खिजर खां ने की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1290 से 1320। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्या कह रहा है साथी? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखो, गवर्नर जनरल, वायसराय और ये गवर्नर, इनमें से बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इन सभी के बारे में। अगर बात की जाए अंतिम गवर्नर जनरल की, तो ये पद कैसे बना? सबसे पहले तो ये बात होनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों एक यहाँ पर बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। इसके अलावा बंगाल का बना आपका गवर्नर जनरल। कौन बना? बंगाल का जीजी बना, यानी गवर्नर जनरल बना। इसके बाद जो बंगाल का था वही बन गया आपका भारत का गवर्नर जनरल। क्या बन गया? भारत का गवर्नर जनरल। इसके अलावा जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय बना। ये भी याद रखेंगे। इस तरह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोगों में कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, वायसराय, इसको याद रखेंगे अच्छे से, वायसराय। ठीक है, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले जो बात की जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा क्लाइव। कौन हो जाएगा? सर क्लाइव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कौन हो जाएगा? क्लाइव। ठीक है, क्लाइव के अलावा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो हेस्टिंग बना था, यानी कि वारेन हेस्टिंग। याद रखेंगे, वारेन हेस्टिंग बना था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रख लेंगे। इसके अलावा भारत का गवर्नर जनरल बनता है, एक अधिनियम आता है 1833 का चार्टर एक्ट। कौन आता है? 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और इसका पहला व्यक्ति कौन बना था? विलियम बेंटिक बना था। याद रखेंगे, यहाँ पर भारत का पहला पूछा है, अंतिम नहीं पूछा है। हमने आपको पहला बताया है तो विलियम बेंटिक हो जाएगा। लेकिन इसी के बाद जब 1857 का विद्रोह हो जाता है, यानी कि प्रथम स्वतंत्र संग्राम हो जाता है, तो उस समय जो कंपनी के हाथों से शासन था वो क्राउन के हाथों में चला जाता है। और क्राउन के हाथों से उस शासन में जो गवर्नर जनरल का पद था उसको वायसराय बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? वायसराय।
तो जो अंतिम इसका गवर्नर जनरल था भारत का, कैनिंग। कौन था? कैनिंग। और कैनिंग को ही क्या बना दिया जाता है? भारत का पहला वायसराय बना दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चों को। तो आप लोग देखेंगे बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव हो जाएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा, और भारत का पहला गवर्नर जनरल बात की जाए तो कैनिंग हो जाएगा, और भारत का पहला वायसराय की बात की जाए, सॉरी, भारत का पहला गवर्नर जनरल की बात की जाए तो विलियम बेंटिक हो जाएगा, और भारत का पहला वायसराय की बात की जाए तो कैनिंग हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप एक ट्रिक याद रख देंगे, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी। ठीक है, इससे सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। एक बार पुनः सुन लीजिए, रॉबर्ट हैं विलियम की मौसी, इसी में फिट कर दीजिए, उसको आपको याद आ जाएगा। ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है? कुल मिलाकर इसका आंसर देते अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम पूछा है, देखो पहला तो विलियम बेंटिक था, लेकिन अंतिम कौन था? कैनिंग। जो कि अंतिम हुआ करता था उसी को भारत का पहला वायसराय बना दिया था। इसलिए इससे क्वेश्चन बनता है फर्स्ट वायसराय के बारे में। फर्स्ट वायसराय, ठीक है, याद रखेंगे, फर्स्ट वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। और यह बात की जाए अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन था। लेकिन भारतीय मूल का अंतिम वायसराय कौन था? तो सिराज गोपालाचारी थे। और इनको याद रखेंगे, ये आपके पहले भारतीय भी थे। ठीक है, अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैनिंग। अगला प्रश्न कह रहा है सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या कह रहा है? जो सोशल नेटवर्किंग साइट है ट्विटर, इसका मुख्यालय सर कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग याद रख लेंगे, इसका मुख्यालय हो जाएगा कैलिफोर्निया में। कहाँ पर? कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया इसका राइट आंसर। देखो जो सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी, व्हाट्सअप हो गया, कौन सा? व्हाट्सअप हो गया। व्हाट्सअप के अलावा आपका कौन सा? फेसबुक हो गया। फेसबुक, ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं ये अमेरिका की हैं। तो इसी प्रकार से इन सभी के लिए एक स्थान निश्चित किया गया है, कैलिफोर्निया स्टेट। इसी कैलिफोर्निया स्टेट में सारे के सारे मुख्यालय हैं। व्हाट्सअप है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह, इन सभी के मुख्यालय कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात करें ट्विटर की स्थापना की, तो 2006 में ट्विटर की स्थापना होती है। लेकिन अभी हाल ही में 44 बिलियन डॉलर में इसको किसने खरीद लिया है? तो एलन मस्क ने। किसने साथी? एलन मस्क के द्वारा इसको खरीद लिया गया है। याद रखेंगे, 44 बिलियन डॉलर में। और इसका सीईओ कौन बना है? तो एलन मस्क बना है। पहले इसके सीईओ पराग अग्रवाल थे, जिन्हें हटा दिया गया है, और एलन मस्क इसका नया सीईओ बन गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? यानी कि हमें अपने देश का आर्थिक विकास करना है तो किस किस पर कौन कौन सी बातें हैं जिन पर निर्भर करेगा? तो सबसे पहले तो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। यानी कि आपके देश में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन उपस्थित हैं, जैसे खनिज लवण वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इनमें प्राकृतिक संसाधन हो जाएंगे जो हमें प्रकृति ने दिए हैं। दूसरा होता है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है सर? जिसमें आप धन लगाकर किसी चीज़ का निर्माण कर सकें। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। और बाजार का आकार, यानी कि अभी वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो भारत के बाजार का आकार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत के बाजार का आकार भी अच्छा है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार हमें अपने देश का विकास करना है तो इन तीनों बातों पर याद रखना होगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो किसी देश की जब आर्थिक विकास होगा तो प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए वहाँ पर, पूंजी निर्माण करने के लिए पैसे होने चाहिए, और बाजार का आकार होना चाहिए, किस तरह से बाजार यहाँ पर चलता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है बेला डीला लौह अयस्क अधिकतम कहाँ पर उपयोग में लिया जाता है? बेला डीला लौह अयस्क अधिकतम कहाँ पर उपयोग में लिया जाता है? तो याद रखेंगे, बेला डीला क्या है सर? एक पहाड़ी है। क्या है ये क्या है? बेला डीला, याद रखेंगे, ये एक पहाड़ी है। और ये पहाड़ी कहाँ पर पड़ती है? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर सर? ये छत्तीसगढ़ में पड़ती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और जो ये बेला डीला पहाड़ी है, यहाँ पर लौह अयस्क बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ में एक भिलाई इस्पात संयंत्र लगा है। क्या लगा है? भिलाई इस्पात संयंत्र। याद रखेंगे, भिलाई इस्पात संयंत्र। तो याद रखेंगे, भिलाई इस्पात कारखाना में इसी लौह अयस्क का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, जिससे हम क्या बनाते हैं? लोहा बनाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। टाटा स्टील वर्क्स की बात की जाए तो टिस्को आपने सुना होगा, टाटा स्टील, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, टिस्को की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो बेला डीला लोहा अयस्क का अधिकतम उपयोग कहाँ पर हो जाएगा? भिलाई इस्पात कारखाना में। ठीक है, और बेला डीला क्या है? तो एक ऐसी पहाड़ी जहां पर आपके सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है भारत में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कह रहा है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? तो बात करें राष्ट्रीय गीत की यानी कि सॉन्ग की, और इसके अलावा नेशनल एंथम यानी कि आपके राष्ट्रीय गान की, इसमें क्या हो जाएगा, इनमें अंतर क्या है? तो राष्ट्रीय गीत की रचना की थी सती बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा। और ये कहाँ पर मिलता है? तो आनंद मठ पुस्तक में इनकी मिलता है। आनंद मठ जो पुस्तक है इसकी पुस्तक में मिलता है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी की। और नेशनल एंथम की बात की जाए तो इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? जो आपका जनगण मन है ना, जो 52 सेकंड में हम करते हैं, इसको किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसको याद रखेंगे, जनगण मन को, और 52 सेकंड में होता है। नेशनल एंथम में आपको इसका सम्मान करना पड़ेगा, साइलेंट खड़ा होना पड़ेगा सावधान की मुद्रा में। लेकिन आप सॉन्ग का जो नेशनल सॉन्ग है इसको आप सम्मान करेंगे और आप इसके लिए बाध्य नहीं होंगे खड़े होने के लिए, ठीक है? तो यही अंतर है। नेशनल एंथम में आपको खड़ा होना पड़ेगा, आप बोलें अथवा ना बोलें, लेकिन उसके सम्मान में खड़ा जरूर होने पड़ेगा। लेकिन नेशनल सॉन्ग के बारे में ऐसा नहीं है, याद रखेंगे। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। और जो ये सॉन्ग है नेशनल सॉन्ग आपका वंदे मातरम, इसको भी याद रखेंगे। कौन सा है सर? वंदे मातरम। पूछ लेगा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो वंदे मातरम, ठीक है? इसके अलावा वंदे मातरम आपका 65 सेकंड में गाया जाता है, ये भी पूछ लेगा। एंथम सभी को पता है, राष्ट्रगान 52 सेकंड में होता है, निकले। लेकिन जो आपका वंदे मातरम ये कितने सेकंड में? आपका 65 सेकंड में। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम वगैरह आपने सुना होगा वगैरह। इसको चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? आसान प्रश्न है, आप लोग याद रख लेंगे, शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा लाहौर से लेकर के, कहाँ से? लाहौर से लेकर के बंगाल तक इसका निर्माण करवाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। जीटी रोड है जो ग्रैंड ट्रंक रोड, इसका निर्माण लाहौर से लेकर बंगाल तक शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीटी रोड का निर्माण लाहौर से बंगाल तक। इसके अलावा इल्तुतमिश की बात की जाए तो इसने क्या किया था सर? कुतुब मीनार को पूरा किया था। किसको? जो कुतुब मीनार थी, कुतुब मीनार, इसको पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और कब पूरा किया था? तो 1237 में ये बनकर कंप्लीट हो गई थी, ठीक है? याद रखेंगे। इसके अलावा बात, सॉरी 1237, हाँ देख लेंगे इसको, 1237 ही है या और कुछ है? कुतुब मीनार कब बनकर तैयार हुई इसको आप सर्च कर लेंगे, ठीक है? जहांगीर की बात की जाए तो जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णकाल। साथ ही इसको चित्रकला बनवाने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए इसने चित्रशाला का भी आगरा में स्थापना की थी, ठीक है? याद रखेंगे। इसके अलावा अकबर की बात की जाए तो अकबर के पास नौरत्न रहा करते थे, इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? और अकबर एक महान सम्राटों में गिना जाता है, इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसको याद रख लेंगे, ये सॉरी ये आपका देहरादून नहीं, ये आपका रुड़की में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर? रुड़की में। और रुड़की कहाँ पर पड़ता है? यूके में पड़ता है। इसके अलावा फॉरेस्ट जो आपका वन अनुसंधान संस्थान है, इसका मुख्यालय देहरादून में हो जाएगा, ठीक है? याद रखेंगे। फॉरेस्ट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा? देहरादून में, इसको याद रखेंगे। कटक में क्या है? आप सभी को पता होगा, चावल अनुसंधान संस्थान है, कई बार करवाया है आपको। कटक कहाँ पर पड़ता है? तो ओडिशा में पड़ता है, ठीक है? याद रखेंगे, ओडिशा में। और देहरादून में क्या है? वन अनुसंधान संस्थान। और भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में स्थित है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत वोट, यहाँ पर वोट नहीं होगा, वोट देने की उम्र, ठीक है? वोट देने की उम्र कितनी कर दी गई थी? यानी कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। याद रखेंगे, संविधान का वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत वोट देने की उम्र आपकी 21 से 18 कर दी गई थी? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। सर ये कब हुआ था? तो राजीव गांधी की सरकार में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1988 में ये आया था, लेकिन 1989 में 1989 में ये हुआ था, ठीक है? याद रखेंगे। बीपीएससी ने अभी इसको 1988 माना है, लेकिन इसके अलावा आप याद रखेंगे 1989, इसको याद रख लेंगे, ठीक है? राजीव गांधी जी की सरकार थी जिसके तहत 21 वर्ष से घटाकर वोट देने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके अलावा 52वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। किससे? दल बदल कानून से संबंधित है। और सर इसमें क्या किया गया है? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, इसको भी याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची किसमें जोड़ी गई है? तो दल बदल कानून है, 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में हुआ था।
86वां संविधान संशोधन की बात की जाए, ये 2002 में हुआ था आपका। और इसमें सर क्या हुआ था, तो इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य। और इसके अलावा जो शिक्षा का अधिकार था, इसको जो आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, यानी कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। और इसके तहत कई संशोधन हुए थे। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसमें आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपके कुछ जो चीज़ें थी जो आपकी राज्य सूची में थी, जो आपकी समवर्ती सूची में डाली गई थी। इसके अलावा बहुत सारे प्रावधान आपके प्रस्तावना में संशोधन की बात कर ली जाए तो भी 42वां संविधान संशोधन, यानी कि इतने बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे। और इसी के तहत एक आपका निःशुल्क विधिक सहायता भी जोड़ा गया था 39A, आपने सुना होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो ये बहुत सारे प्रावधान आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, इसलिए इसको लघु संविधान कहते हैं। तो हमने क्वेश्चन देखा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने की उम्र के संविधान संशोधन के तहत 61वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है रेफ्रिजरेशन में किस गैस का व्यवहार काम में लिया जाता है? यानी कि जो रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या होता है? शीतलन का प्रयोग, यानी कि जो हम फ्रिज का प्रयोग करते हैं, इसमें शीतलन के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो आप लोग याद रख लेंगे, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। क्या हो जाएगा सर? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? सब याद रख लेंगे, NH3 होता है। क्या होता है? NH3। और ये एक ऐसी गैस है जो जो आपकी शीतलन प्रदान करती है, यानी कि आपके फ्रिज के अंदर जो ठंडक होती है उसको बनाए रखने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, याद रखेंगे। रोडन की बात की जाए तो ये अक्री गैस है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। और सर 7 अप्रैल को ही क्यों? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। किसकी? WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर? तो हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में हो जाएगा। इसको भी याद रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ठीक है, तो इसी के तहत 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 14 अप्रैल की बात की जाए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, इसको भी याद रखेंगे। 2 फरवरी की बात कर लें साथी, तो 2 फरवरी को बात इसमें मनाते हैं वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस। आपने सुना होगा रामसर कन्वेंशन के बारे में, जो कि 2 फरवरी 1971 को हुआ था आपका रामसर ईरान में। इसी के तहत आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। इसके अलावा सर 13 फरवरी की बात की जाए तो अभी हमने डिस्कस किया था, जो सरोजनी नायडू की जयंती होती है, किसकी? आपकी सरोजनी नायडू की जयंती होती है। इसमें क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं सरोजनी नायडू के 13 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं हम? WHO की स्थापना के कारण विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, इसको भी याद रखेंगे। और ये कल ही है, ठीक है, याद रखेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कल है, इसको आप लोग बड़े धूमधाम से बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था उपस्थित नहीं है? यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था आपकी लागू है, आपने सुना होगा इसको, 73वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे प्रावधान हुए थे, जिसमें आपके 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत 29 विषय थे। कितने साथी? याद रखेंगे, इसके अंतर्गत 29 विषय थे, 29 सब्जेक्ट थे 11वीं अनुसूची जब जोड़ी गई थी। शेड्यूल आपकी कौन जोड़ी गई थी? 11। ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे साथी राज्य थे जिसके तहत क्या हुआ था, इनमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुई थी। सर ऐसे कौन कौन से राज्य थे जहां पर आपकी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं हुई थी? तो आप लोग इनमें से याद रखेंगे 4 राज्यों के बारे में। कितने राज्यों के बारे में? 4 राज्यों के बारे में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। कौन कौन से 4 राज्य सर? तो आपका पहला तो हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, इसका राइट आंसर तो वैसे नागालैंड होने वाला है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दूसरा आपका हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा सर? मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम के अलावा तीसरा क्या हो जाएगा, इसको भी याद रखेंगे, तीसरा हो जाएगा मेघालय। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा? सर मेघालय में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसके अलावा दिल्ली, जो कि आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसको याद रखेंगे, यहाँ पर भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो आपसे पूछ लेगा किस राज्य में नहीं है, तो नागालैंड, मिजोरम या मेघालय में से कोई ना कोई एक ऑप्शन मिलेगा। और यदि किसी यूटी के बारे में पूछेगा तो आप दिल्ली इसको याद रख लेंगे। ठीक है, और इसी के अलावा आपने सुना होगा अनुसूची 6 के बारे में। किसके बारे में? शेड्यूल 6 में क्या है सर? तो शेड्यूल 6 में 4 राज्य हैं जिन्हें हम ATM स्क्वायर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ATM स्क्वायर के नाम से। यहाँ के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन मिलता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। लेकिन यहाँ अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात कर लें, कहाँ पर लागू नहीं है,
तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? आपका नागालैंड होने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में भाप से चलने वाले इंजनों का निर्माण कब बंद कर दिया गया था? तो याद रखेंगे 1971-72 में भारत में पूर्ण रूप से क्या कर दिया था? जो भाप से चलने वाले इंजन थे इनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था और इलेक्ट्रिक इंजनों का निर्माण किया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है साथी कि आपके इंजन अभी चलते नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर भाप के इंजन चलते हैं। ठीक है, कोयला से चलने वाले इंजन हैं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा 1972 71-72 में क्या कर दिया है? इन इंजनों पर बंद कर दिया है, निर्माण बंद कर दिया है। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? या तो 1971 देगा या फिर 72 देगा। ठीक है, याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है सर। पृथ्वी की आकृति है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या फिर इस कारण है, या फिर पृथ्वी का वामावर्त घूमना, या फिर सूर्य की गति। ठीक है, इस तरह से कुछ चीजें आप याद रखेंगे। अगर बात कर ली जाए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से, तो याद रखेंगे जो पृथ्वी है, जो आपकी पृथ्वी है, ये आपकी इस तरह से पृथ्वी है, इसको याद रखेंगे इस तरह से। और ये अपनी धुरी पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? अपनी धुरी पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। इस कारण ये अपने वामावर्त घूमती रहती है। कैसी? वामावर्त, यानी कि इस तरह से ये घूमती रहती है। जब इस तरह से घूमती रहती है तो क्या होता है सर? जब इस तरह से ये घूमेगी तो इसमें सूर्य आपका पूर्व में निकलेगा और पश्चिम में डूब जाएगा। ठीक है, अपनी धुरी पर घूमती है, ये भी याद रखना है। कहाँ पर घूमती है सर? अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, सभी को पता होगा। लेकिन घूमती कैसे है? वामावर्त घूमती है। ठीक है, याद रखेंगे। कैसी? वामावर्त। ठीक है, इसी कारण सूर्य आपका पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वायसराय था जिसने बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया? अगर बात की जाए बंगाल के विभाजन की तो कर्जन ने करवाया था 1905 में। कब करवाया था सर? 1905 में। लेकिन होर्डिंग नामक वायसराय हुए हैं, इन्होंने 1911 में 1911 में क्या किया था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। इस समय जो इंग्लैंड के वायस जो आपके शासक थे यानी कि राजा थे, राजा आपके कौन थे? पंचम थे, जॉर्ज पंचम। इसके अलावा मैडम मैरी, ये दोनों आए थे इसी के स्वागत में। इसने एक दिल्ली में मीटिंग रखी थी। ठीक है, इसी के दौरान हॉर्डिंग ने कहा था कि जो बंगाल विभाजन है उसको हम रद्द करते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको याद रख लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और आपको क्वेश्चनों का ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। देखते रहिए GS अब बाई DS सर। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।